जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 4 नीति यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसके पहले हम आप लोगों को बता दिए हैं भाग 1 भारत और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, और जो हमारा आज का टॉपिक है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगर आपने जो प्रीवियस क्लास है नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आप प्रीवियस क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य, स्टेट क्या होता है? ऐसे नहीं कि यूपी बिहार ये सब तो आएंगे ही। स्टेट मतलब वो ऐसी सभी संस्था जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो, वो क्या है? स्टेट कहलाते हैं। ऐसी संस्था या विभाग जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, वो क्या है? वो सभी अपने आप में स्टेट है। जैसे बिजली, यूपीपीसीएल यानी कि बिजली विभाग क्या अपने आप में स्टेट है। गृह मंत्रालय क्या अपने आप में स्टेट है। संसद क्या है? अपने आप में एक स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपने आप में स्टेट है। बीसीसीआई अपने आप में स्टेट है। यूपीएससी अपने आप में स्टेट है। ये सब क्या स्टेट है। ठीक है, तो इसको जो आपको अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये आपके भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड जो ये स्पेन के संविधान से, आयरलैंड अपने संविधान में स्पेन के संविधान से लाया था। उसके बाद हम लोगों ने इसको आयरलैंड के संविधान से लाया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं जो मूल यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं, जो देश के कल्याण के लिए बात करते हैं, जो देश के कल्याण के लिए बात करते हैं कि देश के लोगों का क्या हो? कल्याण हो। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के पास यानी कि देश के पास उतनी संपत्ति या उतना संसाधन नहीं था कि इसको लागू कर सके। ठीक है, जो इसको लागू करने में बहुत सारा पैसा खर्च होता, तो सब इसी में अगर चला जाएगा तो भारत की जो ग्रोथ है वो कैसे होगी जो भारत आज़ाद हुआ? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें अंधी गली में छोड़ गया था, हमको कुछ नहीं पता चला हम किधर जाएं, इसलिए इसको बाद में लागू किया गया था, लेकिन ये जोड़ दिया गया था 36 से 51 के बीच। ठीक है, उसके बाद इसीलिए ये सरकार जो है अपनी इच्छा पर देती है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकार इसको दे ही। ठीक है, ये सरकार अपनी इच्छा से देती है। इसीलिए जो केटी शाह हैं, ये इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने इच्छा अनुसार देता है। क्वेश्चन में अक्सर पूछता है दोस्तों कि नीति निर्देशक एक ऐसा तत्व है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है, एक इसका कथन है। तो केटी शाह ने कहा था कि ये बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। ठीक है, और इसे हम संविधान का क्या कहते हैं? संविधान का आदर्श भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम संविधान का आदर्श भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ये हमारा नीति निर्देशक जो तत्व है, भारत के लोगों के क्या कल्याण के लिए लाया गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अनुच्छेद जो 36 से 51 है, एक एक अनुच्छेद के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद जो हमारा 36 है यानी कि 36, अनुच्छेद 36 जो हमारा, उसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व की क्या है? परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है 36 में। इसमें कहा गया है कि हर राज्य अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जैसे मान लीजिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन क्या है? लोक कल्याण के दिया जाता है। ठीक है, और ये जो संसद द्वारा यानी कि अगर आपको सरकार नहीं, ये क्या है? सरकार के आर्थिक जो उसकी विकास मतलब आर्थिक स्थिति जो है, सरकार के आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सरकार की राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो देगी, नहीं ठीक है तो वो नहीं देगी। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? अनुच्छेद की
मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की क्या परिभाषा है 36 में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर आपको ये अधिकार जो नीति निर्देशक तत्वों में जो लिखा गया है, अगर आपको ये अधिकार नहीं मिलता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी कि आप न्यायालय द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इन्फोर्स नहीं, मूल अधिकार क्या है? इसको न्यायालय अगर आपके मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वाद विवाद योग्य नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 38 का कहता है ये लोक कल्याण, यानी कि ये लोक कल्याण के लिए ही लाया गया है। ठीक है, मूल जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये लोक कल्याण के लिए ही लाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 39 है, 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान, यानी किसे? मेल और फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। अगर एक ही काम महिला कर रही है और एक ही काम पुरुष कर रहा है तो दोनों को उतना ही जो वेतन दिया जाना चाहिए। ऐसा हालांकि सरकारी में ऐसा अच्छे से बाखूबी ढंग से निभाया जाता है, जितना तनख्वाह औरत की रहेगी उतना पुरुष की भी रहती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसे ही बहुत नकार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 39 के का में है, अनुच्छेद 39 का एक का है, इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि निःशुल्क मतलब फ्री। इसमें क्या कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति मुकदमा चल रहा, उसका केस हो गया है, अगर वो सक्षम नहीं है मुकदमा लड़ने के लिए तो वो सरकारी वकील होते हैं, एक जो केंद्र सरकार का सरकारी वकील होता है, अटॉर्नी जनरल। अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा रहेगा तो उसके लिए एक अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, वो वकील होता है केंद्र सरकार का। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला रहेगा तो कौन लड़ेगा? केंद्र सरकार लड़ेगा। अगर कोई राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार के खिलाफ कोई हो गया है केस, तो उसको कौन लड़ेगा? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के वकील को क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं राज्य सरकार के वकील को। ठीक है, उसके बाद जो फिर अगर ऐसा तो है नहीं कि मतलब राज्य पे ही कोई केस हो, कोई जिले में भी सरकार के ऊपर केस हो सकता है, तो जिले में उसको केस को कौन लड़ेगा? पीपी, पब्लिक क्या दोस्त पीपी, हाँ पीपी लड़ता है। ठीक है, कौन लड़ता है? पीपी लड़ता है। ठीक है, जब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकार खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो उसको पीपी लड़ता है। ठीक है, इसको पीपी कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसके बाद सक्षम नहीं है लड़ने के लिए तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कह सकता है आप हमारा मुकदमा लड़ दीजिए। ठीक है, अगर उसको चाहेगा तो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर वो चाहेगा तो आपकी हेल्प कर सकता है, अगर नहीं चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप न्यायालय उसके लिए नहीं जा सकते कि हमारा जो सहायता नहीं किया। ठीक है, इसके लिए आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायत में रखा, क्या किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 40 को ग्राम पंचायत में रखा गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत इसके कट्टर समर्थन थे महात्मा गांधी, इन्हीं की देन है कि ग्राम पंचायत लागू हुई। ठीक है, इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था ग्राम पंचायत को? आपको राजस्थान के नागौर जिले में इसको 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसको 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में, यानी कि कोई व्यक्ति है अगर विकलांग है, विधवा है, वृद्धा हो गया तो उसको वृद्धा पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, मुफ्त साइकिल बटा दिया जाता है विकलांगों को। ठीक है, तो ये सब क्या है? सरकारी सहायता है। तो एक कुछ दशाओं में सरकारी सहायता है। ठीक है, इसके लिए अगर कोई सरकार वृद्धा पेंशन नहीं दे रही है, विधवा पेंशन नहीं दे रही है तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। इन्हें गाँव होता ना, किसी औरत का नहीं आएगा तो पहुंच जाती थाने, हमारा नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कहीं भी नहीं जा सकते, अगर सरकार का मन करेगा तो आपको देगी। इसीलिए केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार देता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या है? इसमें प्रसूति सहायता, यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, वो कोई काम कर रही है तो उससे कोई भारी काम ना करवाया जाए। अगर वो गर्भवती है
तो उसकी सहायता की जानी चाहिए। यानी कि आप लोग देखते होंगे सरकारी अस्पतालों में जब औरतों को बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ धनराशि मुफ्त दी जाती है सरकार के द्वारा। तो क्या है, प्रसूति सहायता में आता है। ठीक है, अगर सरकार नहीं देगी तो वो इन्फोर्स कोई नहीं कर सकता कि हमको सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, वहीं और फिर कोई गर्भवती महिला हो कहीं काम कर रही है तो उसको छुट्टी भी दी जा सकती है, कुछ दिन के लिए छुट्टी भी दी जा सकती है। ठीक है, और उसे कोई भारी काम ना करवाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है, एक आता है निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर आप काम करवा रहे हैं किसी कंपनी फैक्ट्री में तो उसको निर्वाह योग्य मजदूरी देनी जरूरी होती है। ठीक है, अनुच्छेद इसमें क्या कहता है, इसमें कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कंपनी में तो उसको इतना वेतन दिया जाना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो सके, उसके परिवार की जो जीविका वो चल सके अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब यही है। उसके बाद अनुच्छेद 43 के यानी कि 43 के काम में क्या है, अनुच्छेद 43 के क्या काम में क्या कहा जाए, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अगर कोई उद्योग है उसके रख रखाव में प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी क्या होती है, ज़रूरी होती है। क्योंकि बिना जो काम कारीगर है उनकी भागीदारी की आप कोई भी कंपनी या कोई फैक्ट्री अच्छे से नहीं चला सकते हैं। ठीक है, उनकी जो भागीदारी होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे जो अनुच्छेद 44 है, एक क्या कहता है अनुच्छेद 44, एक आता है समान सिविल संहिता। यानी कि समान सिविल संहिता क्या होती है, सभी धर्मों में जो विवाह और तलाक की जो शर्तें रहे वो जो विवाह और तलाक की जो शर्तें रहेंगी वो एक समान रहेंगी। ठीक है, विवाह की रीतियाँ अलग हो सकती हैं लेकिन शर्तें एक ही रहेंगी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, समान सिविल संहिता। अगर वही चुनाव का जो कानून होता है उसे क्या कहते हैं, आचार संहिता। अगर कोई अपराध का कानून क्या कहते हैं, दंड संहिता। ठीक है, और इसके कानून को समान सिविल संहिता यानी समान नागरिक संहिता। दोस्तों समान नागरिक संहिता जो है सिविल संहिता ये केवल गोवा राज्य में ही लागू है, गोवा राज्य में लागू है समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार की जिम्मेदारी होगी रखना। जो 6 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का जो ध्यान है वो सरकार के अंडर में रहेगा कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार की जिम्मेदारी होगी। वहीं और क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा है वो निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, अनुच्छेद 45 में ही है। अगर हम देखते हैं, आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में मूल अधिकार में, शिक्षा का जो अधिकार है इसको मूल अधिकार बना दिया गया है। शिक्षा को ये पहले था, क्योंकि पहले जब संविधान बना तो सरकार के पास उतना पैसा नहीं था इसको लागू कर सके, इसलिए बाद में इसको जब सब कुछ ठीक हो गया तो बाद में इसको मूल अधिकार बना दिया गया। यानी कि अब इसको मूल अधिकार बना, अब ये ज़रूरी हो गया, अब आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको न्यायालय में जाके वाद विवाद कर सकते हैं, सिर्फ शिक्षा के अधिकार के लिए। इसको कब जोड़ा गया, इसको अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 21 के काम में इसको जोड़ दिया गया है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है 21 में है, और 21 के काम में क्या है, शिक्षा का अधिकार, इसको मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है। इसको कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जो नीति निर्देशक तत्व से हटा के, यानी कि वो भी उसी में भी है, इसमें उसके बाद इसमें भी मूल अधिकार में भी जोड़ दिया गया है। ठीक है आपका। तो दोस्तों अगर इस क्लास में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।